Hi, this is Jishu and today we are going to discuss CTET previous year question paper. तो आज हम थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं 2022 का। इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। ये थर्ड वन है, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं CTET की साइंस के लिए, पेपर 2 के लिए। एंड इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं 2019 का पेपर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने जुलाई और दिसंबर दोनों डिस्कस किए हैं, जुलाई वाला और दिसंबर वाला, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसमें थे, 30 क्वेश्चन इसमें साइंस के, ये डिस्कस किया। देन हमने डिस्कस किया 2021 का पेपर, जिसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। इसमें भी 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, बट इसको पार्ट्स में डिस्कस किया था 10 क्वेश्चन करके, ठीक है। ये तो हमने एज इट इज़ पूरे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और 2021 के जो पेपर है उसमें हमने पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं 2022 का, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, ठीक है। और आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें साइंस पैडागोजी होगी, ठीक है। 20 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप ये वीडियो भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं डिस्कस? 30 + 30 60, 90, 10 100, 110 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। एंड आज क्वेश्चन हो जाएंगे 10 क्वेश्चन, तो कितने हो जाएंगे? 120। और इसके बाद कल फिर हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे 2023 का, ठीक है। तो आज ही हमारा पेपर दिसंबर 2022 वाला फिनिश ख़त्म हो जाएगा और कल हम डिस्कस करेंगे 2023 का पेपर, ठीक है। सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो आएगी लेटेस्ट उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ये जो फ्री नोट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी, जो यूट्यूब का नाम है ना, यूट्यूब चैनल का वही इसका नाम है, टेलीग्राम चैनल का अकेडमी, ठीक है। फ्री नोट्स के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड या क्वेश्चन में किसी में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए थे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी पे, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए यहाँ तक। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है पैडागोजी, साइंस पैडागोजी के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज कंसीडर द फॉलोइंग एक्सर्प्ट फ्रॉम क्लास 7th NCERT साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। मीन्स NCERT का एक चैप्टर है फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन, उसमें से क्लास 7 का चैप्टर है, उसमें से एक स्टेटमेंट दी हुई है। एक्सर्प्ट होता है किसी स्टोरी का या किसी चैप्टर का कुछ लाइंस, कुछ पार्ट्स, ठीक है, मतलब कुछ लाइंस, अंश, ठीक है। चैप्टर की कुछ लाइंस दी हुई हैं इसमें। क्या है? द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज, इट सरप्राइज दैम दैट द विलेज एंड द एग्रीकल्चरल फील्ड्स ऑफ दैट एरिया वर क्रिएटेड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट about 60 years ago. Which of the following objectives of science education does the above excerpt indicate? एक स्टेटमेंट दी हुई है कि द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज, जिसमें बच्चे जो हैं विलेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं उस, और उनको ये जान के आश्चर्य हुआ, वो सरप्राइज्ड हुए कि जो विलेज बना है उस जगह पे, तो विलेज और एग्रीकल्चरल फील्ड, जो विलेज हैं, जो खेती बाड़ी है उस जगह पे, वो 60 साल पहले वहाँ पे एक जंगल हुआ करता था, उस जंगल को काट के वो विलेज और एग्रीकल्चरल फील्ड वहाँ बने हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस एजुकेशन डज द अबव एक्सर्प्ट इंडिकेट, मतलब ये जो लाइंस दी हैं इससे, है ना, ये जो कुछ लाइंस ऊपर दी हुई हैं इससे साइंस के कौन से ऑब्जेक्टिव्स का पता चलता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इज़ नर्चर द एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ क्रिएटिविटी तो नहीं हो रही है, बच्चे सिर्फ जान रहे हैं कि कोई विलेज है, 60 साल पहले वहाँ जंगल हुआ करता था और उसको काट के अब उस जगह पे विलेज और एग्रीकल्चरल फील्ड है, तो इसमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं हो रही है, तो दिस इज़ नॉट आवर ऑप्शन। सेकेंड इज़ डेवलप ए हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस, मतलब इससे बच्चों को डेवलपमेंट हो रही किसकी? हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस। हाँ, हिस्ट्री, बच्चे जो है हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं कि पहले ऐसा हुआ करता था, तो हाँ ये डेवलप कर रहा है, हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स को डेवलप कर रहा है बच्चों में। ऑप्शन बी हो सकता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रिशिएट इश्यूज एट इंटरफेस ऑफ साइंस सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। मतलब जो इश्यूज़ हैं साइंस सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के बीच में जो इश्यूज़ हैं, मतलब पहले ऐसा हुआ करता था और अब जो है उसमें जंगल को कट करके हमने वहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड हैं, विलेज हैं, तो वहाँ पे जो है साइंस और सोसाइटी के बीच में जो कनेक्शन है वो बच्चा जान रहा है। तो हाँ, ये भी सही है। अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर जो मेथड, पर्टिकुलर जो लाइंस दी हैं उसी के बेस पे बताना है, ठीक है। तो हमें हमारा क्या ऑप्शन होगा, बी एंड सी, दीज टू आर राइट ऑप्शन, बी एंड सी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, ठीक है। बी, विज्ञान का ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करे, विज्ञान समाज और प्रौद्योगिकी के इंटरफेस पर मुद्दों की सराहना करे, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन सही हैं, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पेन थोड़ा डार्क कर लेती हूँ, ज़्यादा ही लाइट लग रहा है, रुको थोड़ा थिक कर लेती हूँ। यस, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल डज द गिवन एक्टिविटी एम टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स। नीचे कोई एक्टिविटी दी हुई है, इससे हम बच्चों में कौन सी एक्टिविटी, कौन सी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, बच्चों में किस चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है इस एक्टिविटी को करने से। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय यू ड्यूरिंग नॉर्मल डे। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग will be slowest and in which it will be fastest. Count your rate of breathing after brisk walk and after running. Do other members of your family have same breathing rate after these activities? नीचे ये एक्टिविटी एक दी हुई है, हमें क्या करना है कि हम जो भी नॉर्मल डे में एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं नॉर्मल डे में, तो हमें उसमें अपनी रेट ऑफ ब्रीदिंग, कितने टाइम में हम सांस ले रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ ब्रीदिंग कितनी है, कितनी सांस, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है, स्लोएस्ट है, अगर हम कोई आराम का काम करेंगे तो हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग आहिस्ते होगी। अगर हम कोई कुछ रनिंग करेंगे, वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो हमारी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, जो सांस है, हम फास्ट लेंगे, दैट वुड बी फास्टेस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी रेट ऑफ ब्रीदिंग काउंट करनी है। एक नॉर्मल ब्रिस्क वॉक, मतलब नॉर्मल वॉक पे जो हमारी ब्रीदिंग है वो कितनी है, और आफ्टर रनिंग जो हमारी ब्रीदिंग है, रेट ऑफ ब्रीदिंग है, वो कितनी है। और यही सेम एक्टिविटी, यही सेम चीज़ हमें अपने अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ करनी है कि नॉर्मल वॉक पे उनकी ब्रीदिंग रेट कितनी है, और अगर वो रन कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी वॉक कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनकी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो कितनी है, ठीक है। रेट ऑफ ब्रीदिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं, करने को बोल रहे हैं बच्चे को। तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चा क्या करेगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, हाइपोथेसिस करेगा, फिर प्रेडिक्ट करेगा। प्रेडिक्ट तो नहीं कर रहा है, वो काउंट करे, पहले वो कैलकुलेट करे, देखेगा कि हाँ किसकी कितनी है, उसके बाद वो मेज़र करेगा कि हाँ स्लोएस्ट में कितनी है रेट ऑफ ब्रीदिंग और फास्टेस्ट में कितनी है। तो प्रेडिक्शन तो नहीं कर रहे हैं हम। बी इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है कि लाइक सपोजिशन, सपोज कर रहे हैं हम, हाइपोथेसिस सपोज कर रहे हैं, ठीक है। इस हाइपोथेसिस एक थ्योरी होती है, जैसे एक्सप्लेनेशन, कोई हमने अपनी एक्सप्लेनेशन बनाई बट इट इज़ नॉट प्रूव्ड येट, ठीक है, बट वो हमारी एक्सप्लेनेशन है, हमारी थ्योरी है, तो वही हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद मेज़रमेंट कर रहे हैं। तो हाँ, हम पहले हाइपोथेसिस कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि हाँ अगर हम स्लोएस्ट या नॉर्मल वॉक कर रहे हैं तो हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग कितनी है, और जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो कितनी है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर, हम हाइपोथेसिस कर, पहले हम सपोज कर रहे हैं उस थ्योरी को, एक्सप्लेनेशन को, हम कि हमने स्लो की या फास्ट की, और अदर फैमिली मेम्बर्स ने भी स्लो की या फास्ट की, तो हम एक हाइपोथेसिस तैयार करेंगे, हम एक एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे अपनी, बट इट इज़ नॉट प्रूव्ड येट ना, दैट्स व्हाई इट इज़ हाइपोथेसिस। एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे, उसके बाद हम उसको मेज़र करेंगे कि जो हम और हमारे फैमिली मेम्बर्स में उनमें क्या डिफरेंस, उनमें भी सेम है या उनमें कुछ डिफरेंस है, तो उसके बाद हम मेज़रमेंट करेंगे। तो यस, दिस इज़ राइट ऑप्शन। हाइपोथेसिस करेंगे पहले, उसके बाद हम मेज़रमेंट करेंगे। कम्युनिकेशन तो हम कहीं नहीं कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ये जो हमें पैसेज दिया हुआ है पर्टिकुलर, इसी के बेस पे हमें बताना है। एक्सपेरिमेंट भी, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथेसिस एंड देन मेज़रमेंट, राइट।
चलिए, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में मैंने आपको लास्ट टाइम भी पूरा एक्सप्लेन किया था प्रॉपर, कि पहले इसमें कई बार क्या होता है कि हमें ये पैटर्न सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस भी आ जाता है कि किस किस सीक्वेंस में चलते हैं साइंटिफिक मेथड में। और आपको जैसे इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व ऊपर कुछ लाइंस दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि ये जो लाइंस हैं किसके ऊपर बेस्ड हैं, ऑब्जर्वेशन पे, क्वेश्चन पे, हाइपोथेसिस पे, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस या कंक्लूजन। तो साइंटिफिक मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमारे मन में कोई डाउट होगा हम क्वेश्चन पुट करेंगे। थर्ड इज़ हाइपोथेसिस, हम अपनी उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक हाइपोथेसिस, एक थ्योरी तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। आफ्टर देन हम एनालाइज करेंगे कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है। उसके बाद फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमने ये किया और इससे ऐसा ये कंक्लूजन निकला कि हमने ये किया, हमने एक्सरसाइज की, रेट ऑफ ब्रीदिंग इतनी थी, स्लोएस्ट में फास्टेस्ट में रेट ऑफ ब्रीदिंग इतनी थी, तो हम एक पर्टिकुलर एक पॉइंट, एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे। तो ये 6 स्टेप्स एक साइंटिफिक मेथड है जो 6 स्टेप्स का है, ठीक है। इस पे बेस्ड, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ऑलवेज इसमें आता ही है साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा ये जो पेपर हुआ था ना, ये ऑनलाइन मोड वाला पेपर है, ठीक है। तो इसमें ना मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आए थे। थोड़ा सा लेंदी तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर था, बट हाँ जिसको आता होगा उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा ऑफ कोर्स। चलिए देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट होता है कोई स्टेटमेंट, कुछ लाइन्स दी हुई हैं, कोई स्टेटमेंट दी हुई है किसी टॉपिक की या किसी चैप्टर की या किसी स्टोरी की, ठीक है। तो दैट इज़ एक्सर्प्ट, टेकन फ्रॉम NCERT साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 8 का एक चैप्टर है, उसमें से एक ये स्टेटमेंट ली हुई है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में आपने सुना होगा। 1564 में बॉर्न हुए थे, 1642 में डेथ हुई थी। इट इज सेड दैट वंस गैलीलियो वाज सिटिंग इन अ चर्च। गैलीलियो एक दिन चर्च में बैठे थे एंड ही नोटिस दैट लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद द चेन वॉज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अनदर। वहाँ एक लैम्प लटका हुआ था, ठीक है, सीलिंग के साथ एक लैम्प लगा हुआ था, वो दैट वॉज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अनदर। एक लैम्प था तो वो स्लोली मूव कर रहा था एक साइड से दूसरी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट हिज पल्स बीट द सेम नंबर। उन्हें ये देख के आश्चर्य हुआ कि उनकी जो पल्स थी वो भी सेम नंबर पे बीट कर रही थी ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच द लैम्प कंप्लीटेड वन। जितने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा था वो उतने ही टाइम में उसकी जो हार्ट जो पल्स थी वो बीट कर रही थी। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन हमने पढ़ा था, एक पेंडुलम है, ठीक है। इट मूव्स इन टू एंड फ्रो मोशन, मीन्स पहले यहाँ जाएगा, इट मूव्स फ्रॉम, ये जो पोजीशन होती है ना इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, और ये वाली जो पोजीशन जहाँ तक एंड तक वो जा सकता है इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, जहाँ तक वो जा सकता है। सेंटर वाली मीन और दोनों साइड की जो जहाँ तक वो जा सकता है वो एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ठीक है। तो ये पेंडुलम जो है पहले ऐसे जाएगा, देन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल मीन पोजीशन, फिर ये आगे जाएगा एंड फिर ये वापस आएगा। तो ये जो 4 राउंड्स हैं, गया फिर आया फिर यहाँ गया फिर वापस आया, तो ये जो 4 राउंड्स में आ रहा है, 4 राउंड्स से कंप्लीट हो रहे हैं, इसे कहते हैं वन ऑसिलेशन। इसे हम क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन। तो उसने देखा कि वो एक ऑसिलेशन जब वो जितने टाइम में वो वन ऑसिलेशन पूरा कर रहा था ना, तो उतने ही टाइम में उसकी जो पल्स थी वो भी सेम नंबर पे बीट कर रही थी, ठीक है। गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस पेंडुलम टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन। उसने फिर काफ़ी सारे पेंडुलम्स पे वर्क किया अपनी ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई करने के लिए। हिज ऑब्जर्वेशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। उसके ऑब्जर्वेशन पे ही पेंडुलम क्लॉक्स बनी। वाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस वर रिफाइनमेंट्स ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ साइंस डज द अबव एक्सर्प्ट इलस्ट्रेट। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे कुछ एस्पेक्ट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा नेचर ऑफ साइंस को दर्शाता है, साइंस नेचर ऑफ साइंस के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। साइंस इज टेंटेटिव, कि साइंस टेंटेटिव है, ये साइंस इज टेंटेटिव, बट हमें ये जो एक्सप्लेनेशन है इसी के बेसिस पे बताना है, ठीक है। साइंस इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। साइंस इज एडवांस थ्रू क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट। Science is objective and value neutral. Science is based on empirical evidences, ठीक है।
ये दोनों ऑप्शन सही हैं। साइंस इज टेंटेटिव इज़ राइट। हाँ, साइंस टेंटेटिव है, डेवलपमेंटल है, साइंस में चेंजेस होते रहते हैं, बट हम पर्टिकुलर इस जो पैराग्राफ दिया है वो इसी के बेस पे बताना है हमें। तो साइंस इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, साक्ष्य पर आधारित है। उन्होंने नोटिस किया कि उनकी जो उनकी जो पल्स है प्लस वो जो सीलिंग पे लैंप लगा हुआ है वो सेम नंबर पे मूव कर रहे हैं, सेम नंबर पे वन ऑसिलेशन कंप्लीट, जैसे जैसे वन वहाँ ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है उतने ही बार उसकी जो पल्स है वो बीट कर रही है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल, एक साक्ष्य पर आधारित है। साइंस इज एडवांस थ्रू क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट। हाँ, तो ये इट इज़ बेस्ड ऑन इट इज़ एडवांस थ्रू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी पे बेस्ड है और साइंटिस्ट की इमेजिनेशंस पे बेस्ड है। तो ये दोनों ही ऑप्शन बी एंड सी इज़ राइट। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी। विज्ञान अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विज्ञान वैज्ञानिकों की रचनात्मक और कल्पना से आगे बढ़ता है। ठीक है, सो दीज टू आर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, ये नेचर ऑफ साइंस के से भी हमेशा ऑलवेज एक क्वेश्चन आता ही आता है, 1 मार्क्स फिक्स्ड हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इवन मैंने ऑल्दो अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी नेचर ऑफ साइंस के बारे में डिस्कस किया है। चलिए देख लेते हैं। साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर एंड डायनामिक, यस। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ले लीजिए। तो आपने देखा पढ़ा होगा कि जे थॉमसन ने जो स्ट्रक्चर बनाया था एटम का, उसके बाद कुछ टाइम बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, बोहर्स ने अपना मॉडल दिया। तो ऐसा क्यों किया? जो जे थॉमसन ने मॉडल दिया था हम उस पर भी तो बेस्ड, उसी को भी तो पढ़ सकते थे ना, फिर हमने बाकी ये दोनों क्यों पढ़े? बिकॉज जो साइंटिस्ट थे, जो रदरफोर्ड और बोहर, जो जे थॉमसन ने अपनी एक थ्योरी बनाई, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन किया, तो उसमें कुछ ड्रॉबैक रह गए, तो वो रदरफोर्ड ने पूरे किए। रदरफोर्ड मॉडल में कुछ ड्रॉबैक रह गए, फिर वो बोहर्स मॉडल में हमने पढ़े। ठीक है, तो साइंस क्या है? टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है कुछ भी, डायनेमिक है, चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? चेंजेस आते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। स्केप्टिसिज्म, साइंस जो है इट अलाउ साइंटिस्ट टू रीच लॉजिकल कंक्लूजन व एविडेंस। साइंस जो है संदेहवाद को बढ़ावा देता है। हाँ, इट इज़ राइट, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हमने पढ़ा था, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमने पढ़ा है, तो अगर उसमें जे थॉमसन ने ही, अगर रदरफोर्ड को जे थॉमसन पे मतलब नहीं कुछ आया होता कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इसको हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो फिर हम ये रदरफोर्ड ने इसको मॉडिफाई नहीं किया होता तो रदरफोर्ड मॉडल नहीं आता। ठीक है, तो स्केप्टिसिज्म उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ कि हाँ इसमें हम ये चेंजेस कर सकते हैं, तो उन्होंने वो चेंजेस किए, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, उसके बाद बोहर्स मॉडल आया। तो हाँ, ये संदेहवाद को बढ़ावा देता है। अगर नहीं देगा तो साइंस तो स्थिर हो जाएगी, एक जगह स्थिर हो जाएगी, डेवलपमेंटल नहीं रहेगी। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की है साइंस, मीन्स साइंस को हम मैथ्स के साथ लिंक करके पढ़ाएं या इंग्लिश के साथ या कंप्यूटर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंटरलिंक्ड करके हम पढ़ा रहे हैं, तो दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग को आजकल हम बढ़ावा देते हैं, दैट इज़ मीन्स एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करके हम पढ़ा सकते हैं। तो साइंस क्या है? इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। सोशल नेचर की है, यस, इंटरलिंक्ड विद सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, सोसाइटी और एनवायरनमेंट को लिंक करके हम पढ़ते हैं। साइंस में साइंटिस्ट जो हैं कोलैबोरेट करते हैं आपस में, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, तो क्या है? सोशल नेचर है। लॉजिकल है, साइंटिस्ट यूज लॉजिक, अपने लॉजिक को यूज़ करते हैं किसी एविडेंस को प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या है? उसमें उसने अपने लॉजिक को यूज़ किया था। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में मीन्स टू एवरी एक्शन, तो जब मीन्स जब एप्पल, जब फॉर एग्जांपल एप्पल पेड़ से गिरा, तो वो क्या है? एप्पल पेड़ से गिरा, दैट इज़ एक्शन, एंड टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उनमें इस पे जो फोर्स लगी नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो नीचे गिरा, दैट इज़ ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या है? एक लॉजिक पे बेस्ड है ये चीज़ें। लर्निंग बाय डूइंग करता है बच्चा। हाँ, अगर हम बच्चा कोई किस हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करेगा तो उससे बच्चा ज़्यादा सीखता है एज़ कम्पेयर टू, हैंड ऑन एक्टिविटी करेगा तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा एज़ कम्पेयर टू सिर्फ उसने रोड लर्निंग की या सिर्फ उसने पढ़ा है। अगर हम कोई भी हैंड ऑन एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चा जो है ज़्यादा जल्दी सीखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टिंग ऑफ स्टार्च में, टेस्टिंग ऑफ स्टार्च आपने सिर्फ पढ़ाया है, और अगर आपने इस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट करवाया तो जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीज़ें की है उसको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। तो लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देता है ये। इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स, इट डज नॉट रिलाई ऑन बिलीफ। ठीक है,
फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। इसका प्रूफ है हमारे पास कि हाँ दिस रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट एंड सीजनल चेंजेस, सो अर्थ रोटेट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, राइट। तो ये नेचर ऑफ साइंस है, इनमें से एक क्वेश्चन ऑलवेज हमेशा आता ही आता है, तो ये भी चीज़ें आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट डज द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इलस्ट्रेट अबाउट साइंस। इसमें भी एक स्टेटमेंट दी हुई है कि स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग टुक ब्रेक फ्रॉम हिज लैब वर्क इन्वेस्टिगेटिंग स्टेफाइलोकोकी एंड वेंट ऑन अ हॉलीडे। एक साइंटिस्ट थे, स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने वो अपने कुछ काम कर रहे थे तो लैब वर्क से उन्होंने कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले ली। वो स्टेफाइलोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस, जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया है, हार्मफुल डिजीज़ होते हैं, स्किन डिजीज़ होती हैं, निमोनिया होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है उस पर कुछ काम कर रहे थे अपनी लैब में, और काम करने के बाद कुछ दिन वो अपने छुट्टी पे चले गए। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आए, ही फाउंड, उन्होंने देखा कि पेट्री डिश जहाँ जिसमें वो काम कर रहे थे, पेट्री डिश इस तरह से एक डिश होती है ग्लास की, विच हैड बीन लेफ्ट अनकवर्ड बाय मिस्टेक, उसको अब वो अनकवर्ड रह गई थी बाय मिस्टेक, हैड फॉर्म ब्लू ग्रीन मोल्ड, इस पे जो है ब्लू ग्रीन कलर का मोल्ड आ गया है, ठीक है। उन्होंने देखा कि ये जो जिस पे हम वो काम कर रहे थे तो इसमें ब्लू ग्रीन मोल्ड आ गया है। द मोल्ड कंटेन पावरफुल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, और ये जो मोल्ड था वो एंटीबायोटिक, एक पावरफुल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, पेनिसिलिन विच कुड किल हार्मफुल बैक्टीरिया विदाउट हैविंग अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी पे बिना किसी टॉक्सिक इफेक्ट के वो जो है किसी बैक्टीरिया, किसी हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं। तो वो एक उन्होंने बाद में देखा कि वो एक दवाई बन गई थी वो, जिसको हमने पेनिसिलिन का नाम दिया, ठीक है। तो अब ये जो है, इससे हम क्या पता लगाएंगे, ये जो कुछ लाइंस दी हुई हैं, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि लॉज एंड थ्योरीज प्ले अ सेंट्रल रोल इन डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज। तो लॉज एंड थ्योरीज की इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कोई बात नहीं हुई है। अ जनरल एंड यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट, यस एग्जिस्ट, बट हमें इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे बेस्ड ही आंसर देना है। साइंटिफिक नॉलेज इज लॉन्ग लास्टिंग एट टेंटेटिव, साइंटिफिक डिस्कवरी इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस। या साइंटिफिक डिस्कवरी, हम कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस, वो एक लीनियर प्रोसेस नहीं, मीन्स वो एक सिंगल लाइन प्रोसेस नहीं है कि पहले हमने ये किया, पहले हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो लीनियर प्रोसेस नहीं, लीनियर प्रोसेस होती है सिंगल लाइन प्रोसेस। हमें पता है कि अच्छा हम पहले ये करेंगे, उसके बाद हमने ये करना है, बस दैट्स इट एंड प्रोसेस ख़त्म। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ अ लीनियर प्रोसेस होती है ना, वो एक स्टेशनरी प्रोसेस है, बट साइंटिफिक डिस्कवरी जो है दैट इज़ नॉट अ स्टेशनरी प्रोसेस, ठीक है। लीनियर प्रोसेस के एग्जाम्पल जैसे स्टोरी टेलिंग है कि हाँ स्टोरी में ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर एंड में ऐसा हुआ, ठीक है। रेलवे रोड का ट्रैक है, अच्छा हमें पता है सीधे हम इसी रोड पे जाना है। तो साइंटिफिक डिस्कवरी जो भी है दैट इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस, वो कोई लीनियर प्रोसेस, स्ट्रेट लाइन प्रोसेस नहीं होती, उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं। वो कई बार काफ़ी सालों लग जाते हैं एक डिस्कवरी करते करते, तो ये कोई इतना ईजी टास्क नहीं होता, सिंगल लाइन प्रोसेस नहीं होती, इट इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैज्ञानिक खोज कोई रैखिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अ टीचर वॉन्ट्स टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट फॉर स्टूडेंट्स ऑन वेस्टेज ऑफ वाटर। एक टीचर जो है एक डिबेट ऑर्गेनाइज करने चाहती है किस टॉपिक पे, वेस्टेज ऑफ वाटर टॉपिक पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, मतलब इनमें से कौन सा जो एक ऑप्शन है दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ लर्निंग आउटकम, ठीक है, इस असेसमेंट का कौन सा एक मकसद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज कॉम्प्रीहेंड वेरियस कॉजेज ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर। कॉजेज तो हम देखेंगे ही, उसमें मकसद क्या नहीं है वो बताना। कम्युनिकेट लॉजिकली देयर व्यू पॉइंट अबाउट वेस्टेज ऑफ वाटर, ये तो है। लिंक देयर डे टू डे एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन अबाउट वेस्टेज, ये भी सही है। हमें बताना है कौन सा नहीं है, कौन सा लर्निंग आउटकम नहीं है। compete with other classmates by countering their viewpoints on the issue, तो हमें कोई कंपटीशन नहीं करवाना है क्लास में कि किसी मुद्दे पर सहपाठियों के दृष्टिकोण का प्रतिकार करके उनके साथ प्रतिस्पर्धा करें, तो ये सही नहीं है। compete, हमें
बच्चे को आपस में compete नहीं कराना है, बच्चे को अपने अपने बेस पे उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, हमें वो कोई compete नहीं कराना हमें क्लास में एक दूसरे से, ठीक है। तो compete with other classmate व countering their viewpoint on the issue, so this is not right answer, this is not right। ये कोई लर्निंग आउटकम नहीं है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा लर्निंग आउटकम नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। कुछ स्किल्स दी हुई हैं, उन स्किल्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि इस स्किल के साथ ये एग्जांपल मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सा हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। हमें बताना है जो नहीं हो रहा है, हमारा आंसर होगा जो मैच नहीं हो रहा है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इन्फेरेंस क्या होता है एक्चुअली, कंक्लूजन, कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचे। आइडेंटिफाई कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, तो किसी एक्सपेरिमेंट में हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या कंडक्टर्स हैं, क्या इंसुलेटर्स हैं, और हम फिर प्रॉपर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये इंसुलेटर है और ये कंडक्टर है। आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेस यूजिंग लिटमस पेपर, लिटमस पेपर से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करेंगे और एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये एसिड है और ये बेस है, तो ये तो सही है। इन्फेरेंस, दिस इज़ राइट। हमें इनकरेक्ट बताना है। क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी इज़ क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, बी इज़ आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ सडन थंडरस्टॉर्म एट नाइट। अब यहाँ देखिए, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफाई दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। कैसे? क्लासिफिकेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो हम फ्रूट्स ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ऑरेंज हो गया, तो ऑरेंज को हम फ्रूट्स में क्लासीफाई करेंगे, बनाना को हम फ्रूट्स में क्लासीफाई करेंगे, एप्पल को हम फ्रूट्स में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि इनको हम इस टर्म के अंदर रख रहे हैं, इस कैटेगरी में रख रहे हैं। क्लासिफिकेशन इज अ डिवीजन इन अ सिस्टम विच डिवाइड द थिंग्स इनटू ग्रुप्स और टाइप्स, मतलब जो ग्रुप्स और टाइप्स में डिवाइड करता है। तो जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, तो ये वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उसे हम एक ग्रुप में रखेंगे, जितने भी फ्रूट्स हैं हम उसे एक ग्रुप में रखेंगे। दैट इज़ क्लासिफिकेशन। एंड आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग समथिंग। आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग, कि हम किसी चीज़ का नाम रख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ नेमिंग, ठीक है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। सो ये जो दोनों चीज़ें हैं मैच नहीं कर रही हैं और ये ही इनकरेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं है। चलिए ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन, कि हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। नोटिस डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, हमने डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स क्या है, ऑब्जर्व की। सो ये ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साउंड हमने ऑब्जर्व किए, दिस इज ऑल्सो राइट। एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम्स, किसी फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है नहीं है वो हम टेस्ट कर रहे हैं। एग्जामिन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, फ्लो ऑफ करंट में हम रेजिस्टेंस की चेक कर रहे हैं, तो दैट इज़ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या इनकरेक्ट है, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। क्लासिफिकेशन क्या है, हम किसी चीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग समथिंग, सो बोथ आर डिफरेंट थिंग, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण, दिस इज आर राइट आंसर, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 इज अ बैटरी इज लाइक अ पंप इन अ वाटर सर्किट। एक स्टेटमेंट है कि अ बैटरी इज लाइक अ पंप इन अ वाटर सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। ये जो अबव स्टेटमेंट है क्या रिप्रेजेंट करी, क्या दर्शा रही है, इन चारों में से ये क्या चीज़ दर्शा रही है। ये कोई मॉडल है, मॉडल को दर्शा रहा है, जी नहीं। कोई हाइपोथेसिस है, जी नहीं। ये कोई एनालॉजी है, यस एनालॉजी है, ये एनालॉजी कहते हैं इसको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी नहीं। एनालॉजी होती है जब किसी चीज़ को हम इट इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, इट इज़ कंपैरिजन। एनालॉजी क्या होती है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, जब टू चीज़ों के बीच में, बिटवीन टू थिंग, दो चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट इज़ एनालॉजी, ठीक है। सो दिस इज़ अ राइट आंसर। हम कहाँ क्या कर रहे हैं, अ बैटरी इज़ लाइक अ पंप, तो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। फिर द ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सादृश्य, ठीक है। एनालॉजी, दैट मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। अ बैटरी इज़ लाइक अ पंप, यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जहाँ दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो उसे हम एनालॉजी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आवर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज रीड द स्टेटमेंट
रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। और स्टेटमेंट 1 इज़, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट 1 है, अ टीचर शुड टीच द कंसेप्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट्स नो नथिंग। कि एक टीचर को बेसिक से चीज़ें पढ़ानी चाहिए ये एज्यूम करते हुए कि स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, स्टूडेंट्स बिल्कुल खाली किताब है, खाली स्लेट है और उसे कुछ नहीं आता। तो दिस इज़ नॉट राइट। स्टूडेंट को कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि इसको कुछ नहीं आता, बिकॉज बच्चे जो हैं हर चीज़ की जानने की क्यूरियोसिटी होती है, उन्हें काफ़ी कुछ चीज़ें पता होती हैं, काफ़ी नॉलेज, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि बच्चे को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड इज, स्टूडेंट्स इंट्यूटिव आइडियाज़ आर ऑलवेज मिसकंसेप्शंस। कि स्टूडेंट्स के जो भी आइडियाज़ हैं वो हमेशा गलत ही होते हैं, गलत फहमी होती है उनकी। तो ऐसा नहीं होता, कई बार वो सही भी बताते हैं। ठीक है, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार उनके आइडियाज़ गलत ही हों, सही भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं रोंग है। बोथ S1 एंड S2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन ऑल्टरनेटिव conception that the teacher is likely to encounter while teaching heat and temperature to grade 7 students। एक टीचर है, क्लास 7th के स्टूडेंट्स को हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर पढ़ा रही है वो। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ाते हुए उस टीचर को कौन सी चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन मीन्स बच्चों में कौन सा डाउट आ सकता है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन होता है डाउट, और यू कैन ऑल्सो से मिसकंसेप्शन। ठीक है, बच्चों में कौन से मिसकंसेप्शन आ सकता है, उसका सामना करना पड़ सकता है एक टीचर को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ब्लैंकेट्स कीप्स थिंग्स वार्म बाय ट्रैपिंग हीट, तो ये तो सही है। टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। कंडक्टर्स गेन एंड लूज हीट ईजिली, येस दिस इज ऑल्सो राइट। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो राइट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर मटीरियल, this is not right, this is not true। temperature is not a property of any particular material। even जो temperature है ना, that is temperature itself is a intensive property। temperature क्या है, intensive property है, intensive property। it is not a property of any material, it itself is a intensive property। now what is intensive property? दो टर्म्स होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप डिपेंड रखते हो इन से कि ये जो प्रॉपर्टी होती है इंडिपेंडेंट होती है। दिस प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मटीरियल। इट इज़ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मटीरियल, नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मटीरियल, अमाउंट ऑफ मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मान लीजिए आपके पास दो बीकर हैं, ठीक है, 1 and 2। इस बीकर में भी कुछ चॉक्स हैं आपके पास, और आपने कुछ चॉक्स जो हैं इस बीकर से इस बीकर में ट्रांसफ़र कर दी, तो क्या कोई चेंजेस आए, टेम्परेचर में चेंज आएगा? मान लीजिए रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, इसमें कुछ चॉक्स हैं, ये चॉक्स आपने दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र की, तो क्या इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं? नहीं, टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, इट विल रिमेन सेम, 25 डिग्री ही रहेगा। तो मीन्स टेम्परेचर जो है इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मटीरियल। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मटीरियल। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, सो वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, दो शेप्स हैं कोई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सिलिंड्रिकल शेप है या कोई सर्कुलर शेप है, तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मटीरियल। ठीक है, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी इज ऑफ पर्टिकुलर मटीरियल, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज रॉन्ग। टेम्परेचर इटसेल्फ इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज आर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टूडेंट्स कंसेप्शन इन साइंस। मीन्स कौन सी स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट्स के संदर्भ में कि कंसेप्शन इन साइंस के संदर्भ, विज्ञान में अवधारणा के संदर्भ में कौन सी एक स्टेटमेंट जो है वो सही है। मिसकंसेप्शन रिड्यूस एज स्टूडेंट प्रोग्रेस टू सीनियर क्लासेस, मतलब जो गलत फहमी है, जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लास में जाता है तो उनकी गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। मिसकंसेप्शन आर रेजिस्टेंट टू चेंज,
Misconception reduce as student progress to senior classes. Option A is wrong. Option number B is misconceptions are resistant to change by conventional teaching strategies. Option number B is misconceptions are resistant to change by conventional teaching strategies. मीन्स misconceptions को हम पुराने जो old conventional teaching methods हैं उनको change करके change कर सकते हैं. So yes, this is right. Misconception can be challenged by reiterating correct answer. कि misconception जो गलत फहमी है उसको हम बच्चे को क्या करेंगे कि बच्चे को कहेंगे कि जो right answer है उसको correct answer उसको reiterate होता है रट्टा मारना, कि इसको तुम रट्टा मार लो आंसर को, इससे उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी. तो ऐसा नहीं है. ऑप्शन डी इज मिसकंसेप्शन अराइज ड्यू टू इनकम्प्लीट एंड इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स. कि जो मिसकंसेप्शंस हैं इट अराइज, मिसकंसेप्शन जो गलतफहमी आती है इनकम्प्लीट और इनसफिशिएंट नॉलेज जो है उस किसी पर्टिकुलर टॉपिक का उसकी वजह से आती है. हाँ, बट इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं हमें वो बताना है. तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, जो हमारे कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको चेंज करके हम बच्चे के जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर कर सकते हैं. अब ये कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं, कन्वेंशनल कन्वेंशनल मेथड दो तरह. कन्वेंशनल होते हैं ओल्ड मेथड, जो पुराना मेथड होता था ना, ओल्ड मेथड, जिसे हम टीचर सेंटर्ड मेथड भी कहते थे. टीचर सेंटर्ड मेथड जो ये मेथड होता है कन्वेंशनल मेथड है, दैट इज़ ओल्ड मेथड एंड इट इज़ टीचर सेंटर्ड मेथड. और जो नया मॉडर्न मेथड है, जो नया मॉडर्न मेथड न्यू मेथड, इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड. ये क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है. और इसमें क्या है, बच्चा एक्टिव लर्निंग करता है. इसमें बच्चा क्या करता है? एक्टिव लर्निंग. ठीक है. कन्वेंशनल मेथड मीन ओल्ड मेथड टीचर सेंटर्ड मेथड है, और जो मॉडर्न मेथड है डेट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, जिसमें बच्चा एक्टिव लर्निंग करता है. कन्वेंशनल मेथड में ब्लैक बोर्ड, टीचर क्या करेगा, सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिख देगा कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है. ब्लैक बोर्ड एंड चॉक मेथड जिसमें ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेगा. और मॉडर्न मेथड में जैसे हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड का ही यूज़ नहीं करेंगे, ब्लैक बोर्ड का यूज़ तो करेंगे ही, चार्ट्स का यूज़ करेंगे, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ करेंगे, जिससे क्या है बच्चे को क्या है पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, बच्चे को नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट आएगा, बच्चा एक्टिव लर्निंग करेगा. और इसमें क्या होता है, पैसिव लर्निंग होती है. जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं ये क्या है, बच्चा पैसिव लर्निंग करता है, एक्टिव लर्निंग नहीं होती इसमें. ठीक है. तो ये कन्वेंशनल मेथड है, जो ब्लैक बोर्ड मेथड है. ओल्ड मेथड है, टीचर सेंटर्ड था, पैसिव लर्निंग होती थी इसमें. बट जो मॉडर्न मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, एक्टिव लर्निंग होती है. इसमें हम बच्चों को चार्ट के थ्रू, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, मॉडल के थ्रू, जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चे को सिखाते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड मॉडर्न मेथड. आई होप आपको समझ आ गया होगा. इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चे के जो पुरानी कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको चेंज करके हम बच्चे के जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर कर सकते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुए हमारे आज के. तो दिसंबर 2022 का जो पेपर है वो हमारा कंप्लीट हुआ. यहाँ दिसंबर 2022 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. 10 करके हमने डिस्कस किए हैं. 20 पहले हो गए थे और 10 आज हो गए, तो 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए. ठीक है. अब नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे कौन सा पेपर, 2023 का, जनवरी का या फरवरी का, देख लेंगे कौन सा है. ऑनलाइन पेपर थे ये. ठीक है. फरवरी 2023 का डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो एक एक करके हम ये सारे पेपर डिस्कस कर लेंगे. कल फरवरी 2023 का डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो हमारे आज मतलब आज तक हमने कितने 120 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. ठीक है. 30 क्वेश्चन 2019 जुलाई के थे, 13 दिसंबर 2019 के, 30 2021 के, 30 2022 के. तो कितने हो गए ये? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 120 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए आज तक. ठीक है. तो ये जो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ है इसे हम कंटिन्यू रखेंगे. और अगर आप इस सीरीज़ को भी करते हैं ना तो आपको इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी कम टाइम रह गया आपके पास. और इस सीरीज़ में हमने हर एक चीज़ डिस्कस की है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. और इसका जो ये है PDF है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल एकेडमी इस नाम पे, इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए.
RB कौशल एकेडमी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, प्लस प्रीवियस पेपर जो है वो भी आपको यहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।